मैं दीपक कुमार मिश्रा यूट्यूब पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग एक नए चैप्टर प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है पाषाण युग। उस चैप्टर का क्या नाम है? पाषाण युग। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इसीलिए इसी कारण से इसे लिथिक ईरा तो कहते ही हैं, इसे स्टोन ईरा भी कहते हैं। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? स्टोन ईरा। तो पाषाण युग क्या होता है? उसमें पत्थर का युग होता है। पत्थर के औजार बनाए जाते थे। तो उसमें पत्थर के युग में ही हम लोग देखेंगे कि पत्थर के औजार बनाने के साथ साथ उसी औजार से घूम घूम कर खाना बदोश की जिंदगी जीते थे। उस समय के लोग कौन सी जिंदगी जीते थे? खाना बदोश। खाना का बदोश का मतलब होता है घूम घूम कर जीना, यानी कि कोई उसका रहने का जगह कोई फिक्स नहीं था। तो रहने का कोई भी जगह उसका फिक्स नहीं होने के कारण वो खाना बदोश की जिंदगी जीते थे और बाहर ही शिकार करते थे और पशु पक्षियों को मारकर उसे कच्चा ही खा जाते थे। यानी कि उस समय उसे आग लगाने जलाने का कोई भी ज्ञान नहीं था कि कैसे इसको पकाया जाए, इसीलिए उसे कच्चा ही खा लेते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि खाद का संग्रह करते थे, शिकार करते थे। इसलिए इस युग को प्रारंभ में आखेटक और खाद्य संग्राहक कहा जाता है। प्रारंभ में इस युग को क्या कहते हैं? आखेटक और खाद्य संग्राहक कहते हैं। आखेटक किसको कहा जाता है? इस युग में आखेटक किसको कहते हैं? तो वो शिकारी को कहते हैं। जो शिकार करते थे, अपना खाना के संग्रह करने के लिए जो शिकार करते थे, उसे ही हम लोग आखेटक कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये खाद्य का संग्रह तो करते ही थे। नेक्स्ट आते हैं पाषाण युग को 3 वर्गों में बांटा गया। जैसा कि कहा जाता है कि इसे 3 वर्गों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण युग। यानी कि इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल पहला काल हुआ, आरंभिक काल है। पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है? पालियोलिथिक ईरा। दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसे हम लोग काल या युग भी बोलते हैं। इसे हम लोग मेजोलिथिक ईरा कहते हैं। तीसरा है नवपाषाण युग, इसको हम लोग नियोलिथिक ईरा कहते हैं। तो इस तीनों युग के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से अब हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा पाषाण युग सबसे पहला युग था और बीच वाला युग सबसे छोटा युग भी है, जिसको हम लोग मेजोलिथिक ईरा यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो इसके बारे में, तीनों के बारे में जानेंगे। इसका काल क्या है, टाइमिंग क्या है, उसके बाद इसमें क्या क्या होते थे, लक्षण गुण लक्षण इसके क्या थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में कि कहाँ कहाँ से अवशेष मिले। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे। पूरा पाषाण युग सबसे पहला युग था। मध्य पाषाण युग बीच वाला युग था। इसे माइक्रोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसे लघु पाषाण युग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे छोटा इसी का अवधि था। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। और तीसरा है नव पाषाण युग। इसको हम लोग, नव पाषाण युग को हम लोग क्या कहते हैं? ये बीच सबसे लास्ट वाला, सबसे अंतिम वाला युग है। अब हम लोग देखते हैं इसका काल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड के बारे में इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। टाइम पीरियड के बारे में इसलिए लिखित साक्ष्य नहीं था क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल में आते हैं, जिसका कोई ना लिखित साक्ष्य हो। जब लिखित साक्ष्य नहीं होगा तो इसे पढ़ा भी नहीं गया होगा। इसीलिए सब अपने अपने इतिहासकार अपने अपने ढंग से इसका काल को निश्चित किए हैं। तो मेरे अनुसार इनका काल, पूरा पाषाण युग का काल 25 लाख ईसा पूर्व यानी बीसी से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक का है। नेक्स्ट आते हैं मध्य पाषाण युग। इसको छोटा, सबसे छोटा युग है अवधि के अनुसार, ये सबसे छोटा युग है। इसीलिए इसको हम लोग लघु पाषाण युग भी कहते हैं। इसको माइक्रोलिथिक युग भी कहते हैं। बाद में देखेंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म टाइप के औजार बनने लगे थे। पत्थरों के ही बन रहे थे, लेकिन छोटे छोटे टाइप के औजार बनना शुरू हो गया था। और तीसरा है नवपाषाण युग।
नव पाषाण युग का जो कार्यकाल है, अवधि है, टाइम पीरियड है, ये 10,000 ईसा पूर्व से 3500 यानी कि 3500 ईसा पूर्व के बीच का काल को हम लोग कहते हैं नव पाषाण युग। उसके बाद बीच में कुछ गैप रहा था, उसके बाद आए थे हड़प्पा सभ्यता। तो अब देखते हैं इसके लक्षण क्या थे, पूरा पाषाण युग के लक्षण क्या थे, यानी कि इसके गुण क्या थे। पूरा पाषाण युग के गुण थे, इस इस टाइम का जो जिंदगी था आखेटक वाला जिंदगी था। इस युग के जो लोग थे वो शिकार करते थे और खाद को संग्रह करते थे, इसीलिए इस युग में आखेटक और खाद संग्राहक वाला युग था। इस युग में कृषि और पशुपालन की कोई जानकारी किसी को नहीं थी। ठीक है, अब आते हैं इस युग में किसी को भी कृषि और पशुपालन का कोई चीज का जानकारी नहीं था, पूरा पाषाण युग में। और अब आते हैं मध्य पाषाण युग, इसमें भी आखेटक और खाद्य संग्राहक का युग था, और लेकिन इसमें पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। इसी युग में सबसे पहले कुत्ता, सबसे पहला जानवर कौन था जिसे पालतू बनाया गया मनुष्य के द्वारा, तो वो कुत्ता था। तो इस जगह पशुपालन यानी पशु को पालने की शुरुआत मध्य पाषाण युग में हो चुकी थी। अब तीसरा आते हैं नव पाषाण युग। नव पाषाण युग का कार्य टाइम पीरियड जो था 10,000 बीसी से लेकर 3500 यानी कि 3500 ईसा पूर्व के बीच था के काल को नव पाषाण युग का काल माना जाता है। और उस समय कृषि और पशुपालन के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ा, यानी कि बहुत सारा इसमें इम्प्रूव आए हैं। कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन तो मध्य पाषाण युग में भी हो चुका था, क्लियर। लेकिन उसके साथ साथ जब कृषि और पशुपालन होने लगा तो उसके साथ साथ समाज में अस्थायी निवास शुरू हो गया। जब कृषि होने लगा, पैदावार होने लगा, तो उसमें धीरे धीरे एक जगह रहने की इच्छा हो गई और धीरे धीरे सभी लोग अपने कृषि की देखभाल करने के लिए एक जगह रहने लगे। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे समाज में अस्थायी रहना शुरू हो गया, यानी समाज का निर्माण होना यहाँ शुरू हो गया था, क्लियर। अस्थायी निवास प्रारंभ। अब आते हैं औजार के बारे में। औजार, पूरा पाषाण युग में औजार किसके बनाए जाते थे, बड़े बड़े पत्थर के औजार बनते थे, यानी कि इसमें सूक्ष्म छोटे छोटे पत्थर के औजार नहीं बनाए जाते थे, इसमें बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाए जाते थे, जैसे क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड, पत्थर के जैसे टाइप के पत्थर के औजार बनाए जाते थे। यानी कि इस प्रकार के पूरा पाषाण युग में ये छोटे छोटे सूक्ष्म के औजार नहीं मिलते थे, बल्कि बहुत बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये आया कि इसमें सूक्ष्म औजार बनने लगे, माइक्रोलिथिक सूक्ष्म औजार बनने लगे, इसीलिए इस युग को माइक्रोलिथिक युग भी कहते हैं, माइक्रोलिथिक ईरा भी कहते हैं मध्य पाषाण युग को, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोलिथिक ईरा। नेक्स्ट आते हैं स्लेट के, इसमें औजार नए नए आधुनिक मॉडर्न स्टाइल के बनने लगे, स्लेट के औजार बनना शुरू हुआ। चट्टान, स्लेट एक प्रकार का चट्टान है, इसके औजार बनना शुरू हो गए थे बहुत ही आधुनिक इस तरीके से। अब है महत्वपूर्ण अवशेष, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण अवशेष। इसमें पहला अवशेष जो मिला था अतिरम पक्कम, पहला अवशेष पूरा पाषाण युग का पहला अवशेष कहाँ से मिला, अतिरम पक्कम। और दूसरा है हथनौरा, ये दोनों मध्य प्रदेश में है, और इन दोनों जगह से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले थे। मतलब मानव का जो खोपड़ी होता है उनके पहले साक्ष्य कहाँ से मिले, इन दोनों जगहों से, अतिरम पक्कम और हथनौरा, क्लियर। इंपॉर्टेंट है, आते रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भीमबेटका है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नर्मदा घाटी के पास स्थित है, और इसके चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चित्रकारी के सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो भीमबेटका से मिले हैं। ये तीनों युग के, मतलब तीनों काल के, तीनों टाइम पीरियड, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, तीनों जगह के ये साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कहाँ के हैं, ये भी यूपी से, ये भी यूपी का स्थल है। यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं बहुत सारे। इसमें तीनों काल के औजार यहीं से मिले हैं, चाहे वो पूरा पाषाण हो, मध्य पाषाण हो या नव पाषाण हो, तीनों काल के औजार यहीं से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं मध्य पाषाण युग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौपानी मांडो। मध्य पाषाण युग के अधिकतम अवशेष जो है यूपी से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग के अधिकतम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यूपी से। तो इसमें चौपानी मांडो ये यूपी में है। यहाँ पे मृद भांड के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। मृद भांड किसको कहते हैं? मृद भांड बहुत ही क्लियर है, बहुत लोग इसको देखेंगे। तो मृद भांड किसे कहा जाता है? मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहा जाता है। और ये साक्ष्य मिले हैं चौपानी मांडो से। दूसरा है सराय नहराय। यहाँ से भी कुछ कुछ मिट्टी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट है बागोर और दूसरा है आदमगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदमगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पे पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। यहाँ पर पशुपालन के बहुत पहले पहले साक्ष्य मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ और बागोर दोनों जगह से मिले हैं। यानी कि पशु को पालना तो मध्य पाषाण में शुरू हो गया था, क्योंकि सबसे पहला मनुष्य ने पशु किसे बनाया था पालतू? तो कुत्ता को। नेक्स्ट आते हैं तीसरा है टॉपिक नव पाषाण युग। नव पाषाण युग में बुर्ज होम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुर्ज होम कश्मीर में है। यहाँ से ही गर्तवास के अवशेष मिले हैं। कहाँ किसके अवशेष मिले हैं? गर्तवास। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ से ही कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहीं से मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला है। कुत्ता को भी मालिक के साथ ही दफना दिया गया था, ये यहीं से मिला है। और वेरी वेरी बिहार एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिरांद। चिरांद एक जगह था जहां से हमको हड्डियों के औजार, पत्थरों के औजार और साथ ही मृद भांड भी पाए गए हैं। ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, सब जगह ये एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट आते कोल्डी हवा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम के लिहाज से। कोल्डी हवा ये कहाँ पे है? यूपी में है। यूपी में भी कहाँ पे है ये? यूपी में ये प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज। यानी कि पहले इसको बीच में इलाहाबाद बोलते थे, लेकिन इसका सबसे प्राचीनतम नाम प्रयागराज ही था। इसीलिए इसको अब बोलते हैं प्रयागराज फिर से। नेक्स्ट आते हैं, इसमें चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोल्डी हवा से चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य का मतलब होता है सबूत प्राप्त होना, अवशेष मिले हैं। तो कोल्डी हवा से सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं। और दो क्वेश्चन यहाँ पे आता है एग्जाम में, मेहरगढ़ और कोल्डी हवा, दोनों में बहुत सारा कंफ्यूजन है। कोल्डी हवा और मेहरगढ़ में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि कोल्डी हवा से पूछा जाता है एग्जाम में कि कोल्डी हवा से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो चावल के, सबसे पहले चावल के। लेकिन मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य मिले हैं? कृषि का पहला साक्ष्य, पहला सबूत कृषि का मेहरगढ़ से मिला है। जबकि कोल्डी हवा जो प्रयागराज में है वर्तमान में, उससे सबसे पहले साक्ष्य मिला था चावल का। लेकिन सिंधु घाटी अलग क्वेश्चन हो जाएगा। सिंधु घाटी में सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? चावल का। तो वो हो गया कहाँ से? लोथल। तो ये लोथल से सबसे पहला, रंगपुर और लोथल से सबसे पहला चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, कभी पूछ देगा
अगर नॉर्मल में सिंधु घाटी सभ्यता में पूछे तब इसका आंसर हो जाएगा लोथल, चावल के पहला साक्ष्य। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ है चावल के पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो कोल्डी हवा, प्रयागराज, इलाहाबाद, जो भी बोल सकते हैं आप, यूपी में। नेक्स्ट आते हैं, कोल्डी हवा से ये साक्ष्य मिल ही गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं कुछ खोज हुए थे। अगला जो है टॉपिक, कुछ खोज हुआ था, डिस्कवरिंग, जो जिसको डिस्कवर बोलते हैं, इन्वेंट हुआ था। तो इसको हम लोग देखते हैं, कुछ खोज हुए थे। पहला है इन्वेंशन के बारे में देखेंगे क्या क्या खोज यहाँ से हुआ था। सबसे पहला आग का खोज। आग का खोज पूरा पाषाण युग में ही हो गया था, क्लियर, पूरा पाषाण युग में। फिर भी हम लोग बोलते हैं कि वहां के लोग शिकारी थे और कच्चा ही खाते थे। क्यों? आग का खोज होने के बावजूद किसी को पता नहीं था, किसी को जानकारी नहीं था। हो चुका था लेकिन जानकारी अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया था। ठीक है, क्लियर। लेकिन मध्य पाषाण युग में आग का पहला प्रयोग किया गया था। धीरे धीरे प्रयोग करना मध्य पाषाण युग में किया गया था, क्योंकि वो धीरे धीरे पशुपालन से जुड़ रहे थे, तो उसका प्रयोग करना भी, लेकिन उतना फिर भी नहीं हो रहा था जितना आवश्यक था। लेकिन इसमें नव पाषाण युग में अच्छे से प्रयोग